हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट के लिए आपकी एक अल्टीमेट रिवीजन बैच अनाउंस की है। कौन से सब्जेक्ट के लिए? तो मित्रों, सब्जेक्ट है पेपर नंबर 5, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ये रिवीजन वीडियोस आपको मई 2025 एंड नवंबर 2025 के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। मई 2025 में तो आपकी कोई ज़्यादा बहुत अमेंडमेंट्स अभी तक इंस्टीट्यूट ने बताई नहीं है, लेकिन नवंबर हो सकता है, नवंबर 25 में आपके स्टडी मटेरियल में कुछ अपडेशंस हो या फिर कुछ अमेंडमेंट्स हो, तो उसको हम मई 2025 के बाद में डील करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू नवंबर 2025 एग्जाम। लेकिन अभी क्लियर कट तरीके से मई 2025 के लिए ये रिवीजन वीडियोस आपके लिए एप्लीकेबल डेफिनेटली है। स्टडी मटेरियल हम हमारे इंस्टीट्यूट का ही रेफर कर रहे हैं, दैट मीन स्टडी मॉड्यूल। आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पर बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो। वहीं से सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट से रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जो हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। लेकिन आपको एडिशन कौन सा लेना है? जुलाई 2024 का, ठीक है, क्योंकि यही एडिशन आपको एप्लीकेबल है आपकी मई 2025 की एग्जाम्स में। अब आपका पहला इशू जो है फ्री स्टडी मटेरियल, दैट इज सॉर्टेड। दूसरा आपका इशू है फ्री वीडियो लेक्चर्स, वो भी आपका सॉर्टेड है। दिस इज द यूट्यूब चैनल श्रीनिधि बोरीकर, इसी के ऊपर आपको सारे रिवीजन वीडियोस एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो जो दो मेन क्वेश्चन होते हैं, स्टडी मटेरियल प्लस रिवीजन, दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मटेरियल को यूज करो प्रॉपरली और सही तरीके से अपने एग्जाम्स को क्लियर करो। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे चैप्टर नंबर 2 में। हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, उसका रिवीजन हम लोगों ने शुरू किया है। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल क्या है? ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। उसमें चैप्टर का ओवरव्यू और एक जो हमारी सबसे पहली वाली जो केस स्टडी थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उस केस स्टडी को आपके चैप्टर में इंडेक्स में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं, लेकिन आपके चैप्टर में ऑलरेडी हमने वो कवर कर ली है। जो आपके पेज नंबर 2.3 पर दी गई जो एक बॉक्स में केस स्टडी है, उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमारा पूरा का पूरा जो फोकस रहने वाला है वो आपका टॉपिक नंबर 1 जो है उसको रिवाइज करना है। टॉपिक नंबर 1 का हेडिंग क्या है दोस्तों? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर ऑडिटर कौन होता है? एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज द रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द चार्टर्ड इन सीए इंस्टीट्यूट एंड जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, उसे कहा जाता है ऑडिटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बारे में जानकारी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। उसमें ब्रॉडली हमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला, वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, यानी ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है वो हमें समझने हैं। एंड दूसरा, हमें ये पता चलेगा कि ये जो ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट की जो प्रोसेस है उसका नेचर कैसा है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड आइटरेटिव प्रोसेस है, यानी इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। तो अलग अलग जो ऑडिट की फेजेस है, जैसे स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना एंड ऑडिट का प्रोग्राम बनाना, तो ये अलग अलग स्टेजेस नहीं है, ये हमें एक साथ ही करना पड़ता है, ठीक है। हम साइमल्टेनियसली इन चीजों के ऊपर काम करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 के लिए आप हो जाओ तैयार। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 2.4 के ऊपर, यानी 2.4 के ऊपर है आपका टॉपिक नंबर 1, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले शुरुआत ही हमारी हो रही है ऐसे 300 से। ऐसे 300 का हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to plan and audit of financial statements. It states that objective of the auditor is to plan the audit so that it will be performed in an effective manner. तो भाई साहब, जब भी आपको एग्जाम में सवाल आए कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ अगर आपको सवाल आता है, तो ये ऐसे 300 का टाइटल आपको रट्टा होना चाहिए, आपके आंसर में ये मेंशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में इसका मेंशन, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ऐसे नंबर, उसका टाइटल, उससे रिलेटेड जानकारी है। तो जब भी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन होगा, एक सिंपल बात ध्यान में रखना, ऐसे नंबर और उसका नाम मेंशन करके आंसर को शुरू करना। तो ये लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर?
ऐसे 300 क्या कहता है? ऐसे 300 का हेडिंग है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300 हमें मदद करता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है जो मैंडेटरीली हमें फॉलो करना है रिगार्डिंग प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी जब भी एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा उसे ऐसे 300 में बताए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है भाई साहब, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करता है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर इट स्टेट्स दैट ऑब्जेक्टिव, अब यहां पर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है, यानी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है एज पर ऐसे 300, वो यहां पर आपको बताया गया है। इट स्टेट्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट। ठीक है भाई साहब, यानी ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट के लिए सही तरीके से प्लानिंग करो, सो दैट इट विल बी परफॉर्म इन एन इफेक्टिव मैनर। तो ऑडिट को आपको इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म करना है, इसीलिए आपको ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपको ऐसे 300 प्रदान करता है। और ऐसे 300 में अब ये जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होते हैं, अभी तक आपको इसका पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे मैंडेटरीली हमें, यानी आईसीएआई के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करते हैं, उन्हें मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा। तो ऐसे 300 एप्लीकेबल कहां पर होगा आपका? जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे ऐसे 300 आपको एप्लीकेबल होने वाला है। ऐसे 300 में ऑडिटर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि भाई साहब जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करोगे तो अच्छे से प्लानिंग कर लेना। प्लानिंग आपको क्यों करना है? ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू परफॉर्म द ऑडिट इन एन इफेक्टिव मैनर। ये फुलफिल करने के लिए आपको ऐसे 300 के अंडर सही तरीके से बताए गए गाइडेंस को फॉलो करके प्लानिंग करना पड़ेगा। देन वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, उसके बेनिफिट्स क्या है? अब ऑडिट का प्लान बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें उस ऑडिट की जब हम ऑडिट का प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो हमें ये 6 प्रकार के बेनिफिट्स वहां से मिलते हैं। वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी? प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट इफेक्टिवली इन अ टाइमली मैनर। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है भाई साहब ऑडिटर का ऑडिट प्लान करने के पीछे में। सबसे पहले ऑडिट इफेक्टिव होना चाहिए और टाइमली मैनर में परफॉर्म होना चाहिए। प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट it effectively and in a timely manner. Besides ensuring compliance with professional standards, it helps in performing audit engagement effectively. ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड्स है, इफेक्टिवली, टाइमली एंड कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। Adequate planning benefits the audit of financial statements in several ways including following। बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन जो एकदम बढ़िया वाले बेनिफिट्स है, जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है ऑडिट करने का, ऑडिट के लिए प्लान करने का? हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा सा मैंने एक काम आ गया था इसलिए मैं पॉज कर देते, मैं वापस शुरू करता हूँ इसको। तो एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सेवरल वेज। किस तरीके से ऑडिट में अगर हम सही तरीके से प्लानिंग करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं? हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। ऑडिटर को ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ वैल्यूएबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वहां पे झोल झपाटे होने के चांसेस होते हैं। तो एज एन ऑडिटर आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं और उन इंपॉर्टेंट एरियाज के लिए आपको सही तरीके से प्लानिंग करना है, उनका डिटेल में चेकिंग करना है। तो ये पहला बेनिफिट, जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको ये पहला बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? हेल्पिंग द ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। तो भाई साहब आपको जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है, उन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को
आइडेंटिफाई करने में एंड रिजॉल्व करने में मदद मिलती है जब आपके पास प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, प्रॉपर प्लानिंग है। ऑन टाइमली बेसिस यानी सही समय पर आप अपनी सारी क्वेरीज का आंसर निकाल सकते हो और अपने ऑडिट को टाइमली बेसिस पर समाप्त कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट हमें क्या मिलता है? हेल्पिंग द ऑडिटर properly organize and manage the audit engagements so that it is performed in an effective and efficient manner। अब आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप ऑडिटर साहब की बात करते हो तो उनके जिंदगी में एक समय पर केवल एक ही ऑडिट शुरू नहीं रहता है। जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, जो सीए फर्म होती है, एक ही समय पर बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। हो सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिट शुरू हो, यानी कंपनी ऑडिट शुरू हो सकता है इनकम टैक्स का ऑडिट शुरू हो सकता है, जीएसटी का ऑडिट भी शुरू हो एक ही साथ में, हो सकता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट के काम शुरू हो, आपके इनकम टैक्स के असाइनमेंट शुरू, बहुत सारा काम एक ही समय पे एक सीए फर्म में शुरू होता है। तो एज एन ऑडिटर जब हम ऑडिट की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखता है? जब आप आपके हर एक प्रोफेशनल असाइनमेंट का प्लानिंग करते हो तब आपको क्या मदद मिलती है? हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट्स। आपको जब एक ही समय पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं या फिर बहुत सारे काम करने होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। आपके रिसोर्सेज कौन से हो गए? तो भाई साहब सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए आपके फर्म के, उसके बाद में आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए और आपके नॉलेज रिसोर्सेज हो गए। तो ये सारे जितने भी आपके रिसोर्सेज है जो एक ऑडिट एंगेजमेंट में आपको डिप्लॉय करने हैं, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करो, सही तरीके से मैनेज करो, so that it is performed in an effective and efficient manner। भाई साहब ये देखो बेनिफिट्स देखो, आप ऑडिटर साहब जब प्रॉपरली चीज़ों को ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करते हैं तब उन्हें ऑडिट एंगेजमेंट में क्या बेनिफिट मिलता है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी उन्हें प्राप्त होती है। ठीक है भाई साहब, चौथा बेनिफिट हमें क्या मिलता है? असिस्टिंग in the selection of engagement team members with appropriate levels of capabilities and competence to respond to anticipated risk and proper assignment of work to them। ठीक है, जब आप ऑडिट का प्लानिंग करते हो तब आपको क्या पता चलता है? इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से है, यानी रिस्की एरियाज कौन से है, ठीक है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कौन से एरिया में आ सकते हैं और आपके पास कितने रिसोर्सेस है, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, ये आप अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करते हो, यानी बेसिकली पर्सनल फर्म का स्वॉट एनालिसिस आप करते हो जब आप प्लानिंग करते हो। तब जब एक प्रिंसिपल ऑडिटर सोचता है तब उसको क्या पता चलता है कि भाई साहब सबसे पहला टास्क उसका होता है किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को फुलफिल करने के लिए सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, यानी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन सा टीम मेंबर सही रहेगा, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो जब आप ऑडिट का प्लानिंग करते हो तो आपको अपने सही टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करने में मदद मिलती है। उनके पास क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उनके पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए एंड कॉम्पिटेंस एंड अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटी उनके पास क्यों होनी चाहिए? ताकि काम करते वक्त जो भी एंटिसिपेटेड रिस्क आए, जो भी प्रॉब्लम्स उनके ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान आए, वो उन्हें डील कर सके, उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सके एंड द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क टू देम। तो इसलिए आपका ये चौथा बेनिफिट भी होता है प्लानिंग का। नंबर 5 पे आपका क्या बेनिफिट होता है? फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। तो पहले आप क्या करोगे भाई साहब? अपने टीम मेंबर को प्रॉपरली डायरेक्शन प्रोवाइड करो, यानी उन्हें इंस्ट्रक्शन दो एंड उनको सुपरवाइज करो काम किस तरीके से परफॉर्म करना है। और जब वो काम परफॉर्म कर रहे हो या फिर उन्होंने जो आपने उन्हें जो टास्क अलॉट किया वो टास्क को कंप्लीट करके आपके पास जब डेटा लेके आते हैं एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, तो आपको उनके काम का रिव्यू करना होता है। तो इन प्रोसेसेस में भी ऑडिट के सही तरीके के जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको हेल्प मिलती है। देन टॉपिक नंबर 6 में आपको क्या पता चलता है? assisting where applicable in coordination of work done by others such as experts। अब यहाँ पर आपको पहले ही चैप्टर में आपके ये बात पता चल गई कि कुछ बातें ऑडिट में क्या बातें इंक्लूड की जाती है, ऑडिट में क्या बातें एक्सक्लूड की जाती है। इंक्लूजन उन्हीं चीज़ों का होता है जो हमारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंडर है। जो भी बातें हमारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बाहर है वो वहाँ पे हम अपनी
वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हमें एक्सपर्ट, उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें किसी बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम नहीं कर सकते, हमें सिविल इंजीनियर की या फिर आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें किसी मशीनरी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें मैकेनिकल इंजीनियर या फिर आईटी इंजीनियर की मदद लगने वाली है। उसी तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमें अलग अलग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप ऑडिट अपने एंटिटी का बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो, प्लानिंग करते हो प्रॉपरली, अपने एंटिटी के बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझते हो, उनके ट्रांजैक्शंस को समझते हो, तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि भाई साहब इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, कहाँ पे ज़्यादा समय देना है, ठीक है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स यानी रिस्क कहाँ पे हो सकता है, उस रिस्क को एड्रेस कैसे करना है, मुझे कितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं, उसका प्लानिंग आप करोगे। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को आप सही तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे, डायरेक्ट कर पाओगे, उनको गाइड कर पाओगे। एंड अल्टीमेटली कहाँ पर हमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब भी हम ऑडिट का सही तरीके से प्लानिंग करते हैं ऐसे 300 को फॉलो करके, तो हमें ये 6 प्रकार के मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे। Therefore, planning an audit ensures that audit risk is reduced to an acceptably low level। अब ये जो फ्रेज है ना, ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, इस फ्रेज को बिल्कुल आप रट्टा मार लेना, क्योंकि अब इस चैप्टर में, इस चैप्टर से लेकर आगे सारे पूरे के पूरे सीए फाइनल तक ये वाला स्टेटमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होने वाला है। और ये वाला जो टर्म है ऑडिट रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपके जीवन में अभी एंटर कर लिया है। इसके बारे में भी आपको आगे चल के सारी बातें पता चलने वाली है। देयरफॉर प्लानिंग एंड ऑडिट एंश्योर्स, अब यहाँ पर ये जो बेनिफिट्स वाला पोर्शन हमने पढ़ा कि भाई साहब सबसे पहले तो ऐसे 300 में क्या आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है वो बता दिया। ऐसे 300 के हिसाब से जब हम ऑडिट का प्लानिंग करते हैं तो हमें ये 6 प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज द कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में हमें क्या पता चला, देयरफॉर प्लानिंग एंड ऑडिट एंश्योर्स दैट ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल व्हेन ऑडिट वर्क इज एडिक्वेटली एंड प्रॉपरली परफॉर्म्ड। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय द ऑडिटर। तो जब आप एडिक्वेटली एंड प्रॉपरली प्लानिंग करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय द ऑडिटर। और मित्रों यही होती है आपकी ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिले हैं ऑडिट करने के लिए, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, यानी गलतियां हैं आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, लेकिन आपके ऑडिट के प्रोसेस के दौरान आप उन गलतियों को डिटेक्ट नहीं कर पाए और इस वजह से एज एन ऑडिटर आपने एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन प्रोवाइड किया। इस प्रकार के इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन को प्रोवाइड करने को ही कहते हैं ऑडिट रिस्क। तो ऑडिटर की जो रिस्क होती है वो होती है एक्सप्रेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन आपने वो डिटेक्ट नहीं कर पाए और आपके ऑडिट रिपोर्ट, आपने एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दी जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है ऑडिट रिस्क और उस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है एक्सप्रेसिंग एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय द ऑडिटर के नाम से। तो इसीलिए ऐसे 300 जो है वो आपको ऑडिट का सही तरीके से प्लानिंग करने में मदद करता है, आपको ये 6 प्रकार के बेनिफिट्स दिलाता है। और जब कोई भी ऑडिटर ऐसे 300 को फॉलो करता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है, तो उसकी जो ऑडिट रिस्क होती है ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, उसे वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पर लेके आता है, यानी ऑडिट रिस्क को वो कम करते हुए चले जाता है। तो इसीलिए जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को बनाया गया है फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जब आप उन्हें फॉलो करते हो सही तरीके से, वो आपको आपकी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करते हैं, कम करने में मदद करते हैं, ताकि आपका ओपिनियन हमेशा एक एप्रोप्रिएट ओपिनियन रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये जो 6 बेनिफिट्स आपको दिए गए, अब यहां पर देखो उन्होंने केवल डायरेक्टली सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस के हेडिंग्स आपको अलग से डायग्राम में प्रोवाइड किए गए हैं। तो ऑडिट का बेनिफिट क्या है, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। तो ये आपका पहला बेनिफिट हो गया जो
यहां पर आपको हेडिंग लिखना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज आपका पहला टॉपिक हो गया। फिर दूसरा क्या आता है दोस्तों आपका, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। तो दूसरा हेडिंग आपको मिल गया, जो दूसरा बेनिफिट हमें यहां पर बताया गया था उसका हेडिंग है ये, ठीक है। फिर तीसरा हेडिंग आपको क्या मिला है यहां पर, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट। तीसरा बेनिफिट हमें क्या मिला है दोस्तों, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट, ठीक है। ये तीसरा बेनिफिट का टाइटल हो गया आपका। चौथा बेनिफिट हमें क्या मिलता है, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, ठीक है। अब देखो, असिस्टिंग इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ये आपका चौथा बेनिफिट हो गया। पांचवा बेनिफिट आपको क्या मिलता है, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टीम एंड रिव्यू ऑफ वर्क। ये देखो, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क, ये पांचवे बेनिफिट का हेडिंग आपका हो गया। छठवां बेनिफिट आपका क्या हो गया दोस्तों, नंबर 6, कोऑर्डिनेशन विथ अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। यानी अदर ऑडिटर्स यानी कोई इंटरनल ऑडिटर होगा, कोई आपका और बेनिफिट एक्सपर्ट होगा, तो ये आपका बेनिफिट नंबर 6। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रट्टा मारोगे, जब भी आप रिवाइज करोगे, तो आपको ये सारे हेडिंग्स याद रखने हैं। जब आप छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रखोगे ना, तो आपको ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस को आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो टॉपिक है उस टॉपिक्स के मेन हेडिंग्स जो होते हैं, जो मेन टाइटल्स होते हैं, उन टाइटल को याद रखो। टाइटल के अंदर की बात क्या होती है, क्योंकि टाइटल आपको याद आ गया तो आपको टॉपिक, आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद आ गया तो आपकी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका पहला एस्पेक्ट, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट जरूरी क्यों है। अब इसी में हमारा दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा दूसरा एस्पेक्ट है यहां पर, नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग अ कंटिन्यूअस एंड आइटरेटिव प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी एक बार प्लानिंग करके रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करना है, अपडेट करना है, सही तरीके से काम करते रहना है इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। और आइटरेटिव प्रोसेस यानी कनेक्टेड प्रोसेसेस है, साइमल्टेनियसली हमें वो सारी चीजें करनी पड़ती है। इसमें किसी प्रकार का कोई सीक्वेंशियल यानी स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ये तीनों चीजें जो होती है वो एक साथ साइमल्टेनियसली बनाई जाती है, 1 बाय 1 नहीं बनाई जाती। ऐसा आइटरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है। तो ये जो नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग है, इसमें आपके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन से दो एस्पेक्ट है वो, एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और दूसरा आइटरेटिव प्रोसेस है। आ जाओ इसको रिवाइज करते हैं। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, डिस्क्रीट यानी सेपरेट फेज नहीं है। Planning is not a discrete phase of an audit, but rather a continual and iterative process that often begins shortly after or in connection with the completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit engagement। यानी वो क्या कहते हैं कि भाई साहब आप जब भी ऑडिट का काम शुरू करोगे तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के आपका डेटा होना चाहिए, यानी जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस है वही आपके इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस आने वाले हैं। तो एक ऑडिट जहां पे खत्म होता है, दूसरे साल का ऑडिट उसी पॉइंट से शुरू होता है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस एंड आइटरेटिव प्रोसेस। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट rather a continual and iterative process that often begins shortly after or in connection with the completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit. Planning, however, includes consideration of timing of certain activities and audit procedures that need to be completed प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी कुछ प्रोसीजर्स ऐसी होती है जो आपको शुरुआती फेज में करनी होती है, और कुछ प्रोसीजर्स यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स या फिर डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स होती है, वो आप समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते हो फिर आप उन्हें परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर prior to the auditor's identification and assessment of risk of material misstatements such matters as the analytical procedures to be applied as risk assessment। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या बोलना क्या चाहते हैं ये लोग, पहले उसे समझ लो। प्लानिंग however includes
कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ऑडिट का जो एंड पॉइंट है, ये एक प्रोसेस है। इस स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच में बहुत सारे स्टेप्स हमें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में मेंशन किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे उसका टाइमिंग कब होगा, कौन से टाइम में, कौन से समय में आप कौन सी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स consideration of timing of certain activities and audit procedures that need to be completed prior to the performance of further audit procedures। ठीक है, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसी होती है जिनका टाइमिंग शुरुआती दौर में होता है, यानी जब आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स यानी डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करोगे, उस ऑडिट प्रोसीजर्स के पहले आपको कुछ सर्टन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर जो बात की गई है टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एक्टिविटीज, उसका एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया गया है। वो एग्जाम्पल क्या कहता है? प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी ऑडिट की प्लानिंग फेज में एक सर्टन टास्क होता है। वो टास्क क्या है? तो वो टास्क है आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी हमारा जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो या फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर आता है, तो ये 5 चीजों से हमारा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो ऑडिटर साहब क्या करते हैं? ऑडिटर साहब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी हुई रिस्क का असेसमेंट करते हैं। रिस्क कहां पे जुड़ी हुई होती है कि भाई साहब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसे कहा जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो यहां पर बात क्या हो रही है, जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब आप रिस्क असेसमेंट करते हो, उस प्रोसेस से पहले आपको कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ सकती है, यानी सर्टन ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी यहां पर केवल और केवल आपको यह बताने की कोशिश हो रही है कि एज एन ऑडिटर जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हो, उससे पहले आपको ये सारी बातों को कंसीडर करना पड़ेगा। इन बातों के बारे में आपको कुछ एक्टिविटीज या प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से पहले ये प्रोसीजर्स जनरली फॉलो की जाती है। प्लानिंग however includes consideration of timing of certain activities and audit procedures that need to be completed prior to the performance of further audit procedures. For example, planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of risk of material misstatement such matters as, यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने से पहले इन बातों को कंसिडर करना चाहिए एक ऑडिटर को। वो बातें कौन सी है? तो सबसे पहला पॉइंट, द एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यानी ऐसी कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर है जिन्हें हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के नाम, जिन्हें हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के तौर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट। यहां पर हम एक्चुअल काम नहीं कर रहे, यहां पर हम अंदाजा लगा रहे, यहां पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी बात आपको क्या कंसीडर करनी चाहिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने से पहले? ऑब्टेनिंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क applicable to the entity and how the entity is complying with that framework। तो भाई साहब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडिट का काम शुरू करने से पहले आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन सी बातों की? तो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, किसका? तो आपकी जो एंटिटी है, जिस एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट करने वाले हो, उस एंटिटी को, उस एंटिटी से रिलेटेड लीगल एंड रेगुलेटरी लॉ फ्रेमवर्क क्या है, वो उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क, और आपकी जो बिजनेस एंटिटी है वो इस लीगल प्रोविजंस या फिर फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, इन बातों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तीसरा बात आप क्या कंसिडर करोगे?
द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। अब यहां पर ये जो मटेरियलिटी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपका। मटेरियलिटी को बिल्कुल ऑडिटर अगर बनना है तो मटेरियलिटी के बारे में तो क्लैरिटी 101% होनी चाहिए। अब मटेरियलिटी किसे कहते हैं? तो मटेरियलिटी यानी इंपॉर्टेंट एरियाज, मटेरियलिटी यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर पड़ता है। यानी हमें पता है कि हमारी इंडस्ट्री में 3 मेजर स्टेक होल्डर्स है। पहला स्टेक होल्डर बिजनेस एंटिटी, दूसरा स्टेक होल्डर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर होते हैं, एंड तीसरा स्टेक होल्डर होता है हमारे जैसे प्रोफेशनल जो ऑडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में 3 स्टेक होल्डर्स है, ठीक है। अब इन 3 स्टेक होल्डर्स के लिए मटेरियलिटी क्या है? तो इन तीनों स्टेक होल्डर्स का जो डिसीजन मेकिंग है, वो तीनों स्टेक होल्डर्स का डिसीजन मेकिंग कंप्लीटली बेस्ड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इन तीनों स्टेक होल्डर्स के डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट करने वाली है, ऐसी इंफॉर्मेशन को मटेरियल इंफॉर्मेशन कहा जाता है ऑडिट की भाषा में। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसे कहा जाता है? जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट की गई है, अगर वो इंफॉर्मेशन गलत है और उस जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट की गई है, उस इंफॉर्मेशन को बेस बना के हमारे जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट किए गए डेटा के बेस के ऊपर अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स अगर है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके डिसाइड करेंगे कि इस बिजनेस एंटिटी में फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए या डाइवेस्ट करना चाहिए, या शेयर्स को होल्ड करके रखना चाहिए, या सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स को बेचना चाहिए, ठीक है। फिर जो सप्लायर्स होते हैं यानी जो क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर क्या कहेगा कि अगर मैंने सर्टन सर्विस या मटेरियल इस एंटिटी को दिया तो क्या मुझे मेरा पैसा रिकवर होने के चांसेस है या पैसा डूब जाएगा। यानी वो आपकी लिक्विडिटी एंड पेइंग कैपेसिटी को चेक करेगा आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या देखेगा? बैलेंस शीट देखेगा एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेगा P&L में। बैलेंस शीट क्यों देखेगा? ताकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके कि अगर मैंने इसे लोन दिया, पैसा दिया, तो क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रीपे करने की इसकी कैपेसिटी है या नहीं है। P&L इसलिए देखेगा कि भाई साहब इसकी लिक्विडिटी स्टेटस कैसा है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज क्या देखेगी कि मैंने जितने भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत में बना के रखे हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल लॉज हो, चाहे वो बिजनेस लॉज हो, चाहे वो टैक्सेशन लॉज हो, चाहे वो एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड लॉज हो जैसे पीएफ, ग्रेचुटी, वेजेस, ये सारे के सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ प्रॉपरली फॉलो इनके साथ कंप्लायंस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल सकती है। और एज अ सोसाइटी एट लार्ज हमें क्या चाहिए कि ऐसे बिजनेसेस हमें चाहिए जो हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए और मार्केट में एकदम टॉप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करे ताकि हमारी लाइफ आसान हो जाए। तो आपके सारे के सारे फाइनेंशियल और एंटिटी किसी भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी में या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ये सारी ट्रांसपेरेंसी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, अब मैं वापस आपको लेके आता हूं मटेरियलिटी के ऊपर। मटेरियल इंफॉर्मेशन यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन का डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो यहां पर ऑडिटर साहब को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने से पहले क्या करना चाहिए? मटेरियलिटी डिसाइड करना चाहिए। यानी भाई साहब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी कौन सी मटेरियल है जिसका इंपैक्ट एंटिटी के ऊपर या फिर उससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स के ऊपर पड़ने वाला है। ऐसी इंफॉर्मेशन आप मटेरियल इंफॉर्मेशन कहोगे, यानी इंपॉर्टेंट एरियाज। फिर चौथा पॉइंट आपको क्या कंसिडर करना चाहिए? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। ऑडिटर कोई भगवान नहीं होता। एक सर्टन एकेडमिक नॉलेज उसके पास होता है, सर्टन प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। उसके कॉम्पिटेंस के बाहर की अगर कोई बात है तो ऐसे केसेस में ईगो को साइड में रख के उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए, उसका ओपिनियन लेना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए और फिर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। पांचवा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यानी यहां पे आप क्या करते हो? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपने परफॉर्म किए, क्यों? टू आइडेंटिफाई
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट की एक रिस्क हो गई, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की रिस्क हो सकती है। तो भाई साहब कितने प्रकार के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने चाहिए, इस बात को भी आपको पहले ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एज एन ऑडिटर जब भी आप कोई कुछ प्रोसीजर्स ऐसी होती है जो आपको प्लानिंग फेज में परफॉर्म करनी पड़ती है, कुछ प्रोसीजर्स ऐसी होती है वो ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम आपको परफॉर्म करनी होती है। तो यहां पर वही डिस्टिंक्शन आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब एक बॉक्स में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब यहां पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स यानी जो डिस्कशन हमने यहां पर किया है पॉइंट नंबर 1 में और यहां पर, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मीनिंग आपको यहां पर बताया गया है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर ऑडिट प्रोसीजर्स performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level। यानी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर आप रिस्क असेसमेंट जब भी करोगे, किस बात का, कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे उसे कहा जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैंने अभी डिटेल में आपको बताया, फिर से एक बार रीड करो इसको। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। दो बातें होती है भाई साहब, एक तो एंटिटी का एंटिटी का एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करो, उसके एंटिटी के ट्रांजैक्शंस के बारे में अंडरस्टैंड करो। उसके बाद इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। जब आप एंटिटी के बारे में डिटेल जानकारी हासिल करोगे तब आपके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। ये जो असर्शन वाली बात है ये आपके चैप्टर नंबर 4 में कवर होने वाली है। देयरफॉर planning includes consideration of matters such as obtaining knowledge about legal framework in which the entity is operating। अब यहां पर कंक्लूजन है आपका। देयरफॉर प्लानिंग में क्या चीजें इंक्लूड की जाती है? देयरफॉर प्लानिंग इंक्लूड्स consideration of matters such as obtaining knowledge about legal framework in which entity is operating। अब ये legal framework का एग्जाम्पल देखो। Consider for example telecom companies and banks, such entities operate in different legal and regulatory framework। टेलीकॉम कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर रेगुलेटर्स फॉर टेलीकॉम एंड बैंकिंग इंडस्ट्री रिस्पेक्टिवली। तो एज एन ऑडिटर जब आप किसी भी एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग हासिल करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई साहब उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन है, क्योंकि वो अथॉरिटी आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताएगी, वो अथॉरिटी आपको लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करके देगी। एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है कि जो आपकी एंटिटी है उसने इन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। Planning also includes need to consider determination of material or significant matters। It also involves considering whether experts need to be involved in taking into account complexity of the business। ऐसा हो सकता है कि आपको experts की ज़रूरत पड़े, तो कोई उसमें चिंता करने की बात नहीं है, आपको हायर करने पड़ेंगे, उनके ओपिनियन लेने पड़ेंगे। Further, it also involves considering need to perform risk assessment procedures for identifying and assessing risk of material misstatement। बेसिकली जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसी को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया है। प्लानिंग इज नॉट अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट फेज ऑफ एन ऑडिट, जो हमने सबसे पहले पैराग्राफ में पढ़ा था। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीज फेज बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड आइटरेटिव प्रोसेस। वही चीज़ यहाँ पर आपको कंक्लूजन में बताई जा रही है।
Planning is not a separate or distinct phase of an audit. It is to be viewed as a continual and repetitive process. It is a continuous process that begins with the completion of previous audit and continues till the completion of the current audit engagement. Then ये दो important aspects हैं. इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग ऑडिट. जब भी आप ऑडिट का प्लानिंग करोगे तो आपके जो की टीम मेंबर्स है उनको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके ओपिनियंस लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो आपको बहुत सारी इनसाइट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल टीम मेंबर्स होते हैं वही ग्राउंड पे जाकर आपके लिए काम करने वाले हैं. The engagement partner and other key members of the engagement team shall be involved in planning the audit, including planning and participating in the discussion among engagement team members. The involvement of the engagement partner and other key members of the engagement team in planning the audit draws ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट. तो सबसे भाई साहब एक बात ध्यान में रखना, कभी भी जो आपके की एंगेजमेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस एंड इनसाइट होती है. तो उनके एक्सपीरियंस एंड इनसाइट को यूज करके सही तरीके से प्लानिंग करके इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में ऑडिट अगर खत्म करना है तो इनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है. इनको आपको डिस्कशन के लूप में इंक्लूड करना पड़ेगा. देयर बाय एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, इसीलिए आपको की टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती है. सिंपल बात एकदम, कोई इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. कोर पॉइंट आपका बस ये है कि भाई साहब आपके टीम मेंबर्स के पास क्या होता है, एक्सपीरियंस एंड इनसाइट होती है. तो उनका एक्सपीरियंस एंड इनसाइट भी वैल्यूएबल होता है, इसीलिए उनका फीडबैक लेने के लिए, उनके ओपिनियन सुनने के लिए आपको उनके साथ टीम डिस्कशन करना पड़ेगा. देन डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट. अब जिस एंटिटी का ऑडिट आप करने जा रहे हो उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई साहब, क्योंकि वही आपको अपॉइंट करने वाले हैं. ये जो एंटिटी की जो मैनेजमेंट होती है यही ऑडिटर्स आपको अपॉइंट करते हैं, एंगेजमेंट लेटर देते हैं. अल्टीमेटली इन्हीं की अथॉरिटी के साथ आपको प्रोफेशनल फीस मिलने वाली है. तो आपका ड्यूटी क्या बनता है, एक ओवरऑल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, कॉमन सेंस क्या होता है कि आप जब भी काम शुरू करोगे तो आपको जो एंगेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरे ऑफिस में से 10 लोग आएंगे, ये उनके नाम है, ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उनका आईडी है, ये ऑथोराइज पर्सन है, आप जो डेटा दोगे इन्हीं लोगों को देना, बाकी लोगों को डेटा मत देना. इस तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है. उन्हें बताना पड़ेगा कि फेज वाइज मैनर में ऑडिट हम कब कौन से डिपार्टमेंट में करने वाले हैं, ताकि जो एंटिटी की मैनेजमेंट है वो ये इंश्योर कर सके कि उनके बिजनेस में, उनके डिपार्टमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई है, जो ऑडिटर को डेटा देगा, जो ऑडिटर को फैसिलिटेट करेगा टू कंडक्ट द ऑडिट एंगेजमेंट, वो उस दिन अवेलेबल रहे. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ऑडिट शुरू रहता है और एम्प्लॉय छुट्टी पे चले जाते हैं, फिर डेटा भी नहीं मिलता और वो ऑडिट का काम पेंडिंग रह जाता है, फिर अंत में जाके वापस उस वहां पर काम करना पड़ता है. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो मैनेजमेंट के साथ आपको कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है. आपको हर एक डिटेल अपने ऑडिट का नहीं बताना है. आप कौन से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो कर रहे हो, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, ये एंटिटी को नहीं बताना है. एंटिटी का आपका जनरल प्लानिंग के लिए उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो. Discussion of elements of planning with entities management. The auditor may decide to discuss elements of planning with the entities management to facilitate the conduct and management of the audit engagement. To facilitate conduct and management of the audit engagement. यानी overall आपको बताना है, पूरा डिटेल में प्लान नहीं बताना है. When discussing matters included in the overall audit strategy and audit plan, care is required in order not to compromise effectiveness of the audit. यानी आप बहुत ज़्यादा उनको डिटेल में मत बता देना, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया होगा, इंटेंशनल फ्रॉड किया होगा, तो वो सतर्क हो जाएगा और वो क्या करेगा, अरे ऑडिटर ये चेक करने वाला है क्या, ओके भाई इसको मैं घुमा देता हूँ, इस फ्रॉड को छुपा देता हूँ और डेलिबरेटली गलत इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को देता हूं. तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं. ऐसा होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर बहुत ज्यादा डिटेल में बता दोगे तो एम्प्लॉय या फिर मैनेजमेंट सतर्क हो जाएगी, फ्रॉड को और डीप डाउन बरी कर देगी, गाड़ देगी, आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे. तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बतानी है, लेकिन ओवरऑल जो प्लानिंग होता है, कब आएंगे, कितने लोग आएंगे, कितने टाइम तक काम करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में काम होगा, ये ब्रॉड चीजें आप डिस्कस कर सकते हो. बहुत ज्यादा डिटेल उनको रिवील मत करना. ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर रिवीजन समाप्त होता है
टॉपिक नंबर 1 का ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट में फटाक से आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पर हमने पैराग्राफ पढ़ा है वो आपका मेंशन किया गया है ऐसे 300 की प्रोविजन, ठीक है। ऐसे 300 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर क्या बताता है, वो मैंडेटरीली आपको फॉलो करना है। तो जब आप ऐसे 300 में बताई गई प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करते हो तो आपको ऑडिट प्लानिंग करने के बाद ये 6 बेनिफिट्स मिलते हैं। ये 6 बेनिफिट्स मिलने के बाद फिर आपको यहाँ पर कंक्लूजन में बताया जाता है कि जब आप ऐसे 300 में बताए गए हिसाब से प्लानिंग करोगे तो आपकी ऑडिट रिस्क रिड्यूस करने में आपको मदद मिलेगी। फिर हमको पता चला कि 6 टाइटल्स जो है हमारे बेनिफिट्स के वो नीचे डायग्राम में दिए गए, उनको आपको यहाँ पर कनेक्ट करके प्रॉपरली पढ़ना है, रट्टा मारना है। फिर दूसरा एस्पेक्ट हमें पता चला, पहला एस्पेक्ट हमारा बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लानिंग है, दूसरा एस्पेक्ट हमें पता चला कि ऑडिट प्लानिंग जो है ये एक कंटिन्यूअस एंड आइटरेटिव प्रोसेस है, यानी हमें साइमल्टेनियसली सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ सकती है। लेकिन जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होती है, उन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले इन 5 बातों का ध्यान, इन 5 बातों को ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो 5 बातें हमने पढ़ी यहाँ पर। फिर हमें नेक्स्ट पेज पे पता चला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मीनिंग हमें इस बॉक्स में मिला। फिर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा टू अंडरस्टैंड द एंटिटीज लीगल फ्रेमवर्क एंड देयर रेगुलेटरी बॉडीज। फिर हमें यहाँ पर एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ मिला कि भाई साहब प्लानिंग में किन किन मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट चीज़ों को आपको कंसीडर करना है, वो सारी बातें हमने यहाँ पर रिवाइज की। फिर आपको अल्टीमेटली यहाँ पर एक कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन आपको ये बताता है कि भाई साहब प्लानिंग इज नॉट अ सेपरेट एंड डिस्क्रीट प्रोसेस। पूरे के पूरे टॉपिक का जिस्ट यहाँ पर आपको मिला। फिर 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको और पता चली एज एन ऑडिटर। ऐसे 300 ही हमारा चालू है, अभी सारी चीजें यहाँ पर ऐसे 300 की दी गई है। तो यहाँ पर आपको एक बात बताएगी कि आपके टीम मेंबर्स को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास भी एक्सपीरियंस एंड इनसाइट होती है। एंड आखिरी में आपको एंटिटी की जो मैनेजमेंट है उनके साथ ऑडिट का प्रोग्राम, ऑडिट का ओवरऑल जो प्लान है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। लेकिन एक कॉशन आपको दे दिया कि भाई साहब आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं करने, ठीक है। उन्हें बस आपको बताना है कि ओवरऑल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए एंटिटी को पता होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय प्लस डेटा दोनों चीजें आपको सही टाइम पे अवेलेबल हो जाए। तो ये था हमारा एंटायर डिस्कशन रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 1। आ जाओ वापस इंडेक्स में आ जाओ, और यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें करनी है टिक मार दो, ताकि हमें ये पता चल सके भाई साहब कि ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। और इसमें आपको कर देना है भाई साहब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट वाला मार्क। इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आपको आएंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के ऊपर। और भाई साहब आपको बोल दिया जा सकता है एक्सप्लेन करो, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो डिटेल में, तो आपको पूरा का पूरा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? अगले वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है दोस्तों। कि यानी प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाने से पहले वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको टाइमली मैनर के ऊपर वीडियो मिल जाए, ताकि आप एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से अपनी रिवीजन को कंप्लीट कर पाओ बिफोर May 2025 एग्जाम्स। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।